आज की कहानी में हम सुनेंगे माँ और बेटा, जिसके लेखक हैं आर के नारायण। जब वह आधा खाना खा चुका, रामू की माँ ने शादी का विषय फिर उठाया। रामू ने इतना ही कहा, तुम फिर यही बात करने लगी। वह गुस्से से ज़्यादा मजा ले रहा लगता था। इसलिए माँ ने एक एक कर लड़के के अच्छे गुण गिनाए। उसके भाई की बेटी अब 14 की हो रही है, देखने में अच्छी है और भाई दहेज देने को तैयार है। वह खुद बूढ़ी हो रही है और घर की देखभाल के काम से छुट्टी चाहती है। वह कभी भी ऊपर जा सकती है और उसके पीछे रामू के लिए कौन खाना पकाएगा और कौन उसकी देखभाल करेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तर्क यह था, शादी के बाद आदमी का भाग्य पलटता है। फसल उस हाथ पर निर्भर नहीं करती जो हल पकड़ता है, उस पर करती है जो हांडी पकड़ता है। शाम को पहले रामू की माँ ने तय किया था कि अगर रामू अब भी शादी से इनकार करता है या शादी की बात सुनते ही मुंह फुला लेता है, तो वह उसे अपने भाग्य पर छोड़ देगी। अगर वह चलती ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है, तो भी वह उसे वहीं अकेला छोड़ देगी। इसके बाद वह कभी उसके मामले में दखल नहीं देगी। वह सोचने लगी कि वह कितने मजबूत किस्म की औरत थी और लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। यह सब तो ठीक है कि माँ का दिल बहुत मुलायम होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन माँ की भावनाओं की भी एक सीमा होती है। अगर रामू सोचता है कि वह माँ है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है, तो वह दिखा देगी कि उसका सोचना गलत है। अगर वह उसके फैसले को अनदेखा करता है, तो उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वह उसे दिखा देगी कि वह उसकी कितनी उपेक्षा कर सकती थी। इतनी सब तैयारी के बाद भी उसने शादी का विषय उठाया था और उसके पक्ष में बहुत से मजबूत कारण गिनाए थे, लेकिन रामू ने वे सब ठुकरा दिए और उसकी भतीजी की शक्ल की भी आलोचना की थी। इस पर उसने कह दिया, यह आखिरी बार है जब मैं चर्चा कर रही हूँ। इसके बाद तुम मेरी भला से, अगर मैं तुम्हें डूबते देखूंगी तो भी नहीं पूछूंगी कि क्या बात है। समझ गए ना? हाँ, रामू सोचता हुआ बोला। वह चौथी दफा भी इंटर की परीक्षा पास नहीं कर सका था। अब तक कोई नौकरी 20 रुपये की भी ढूंढ नहीं सका था और यह माँ उसे हमेशा परेशान करती रहती थी, और चाचा की लड़की से ही। उसका आगे का दांत देखकर कोई भी दहल जाएगा। वह उस लड़की से शादी करेगा, यह सोचना भी गलत है। वह सोचता था कि जब कभी शादी करे तो रजिया जैसी लड़की से, जिसे उसने हिंदी की 2-4 फिल्मों में देखा था। उसकी ज़िंदगी परेशान और बेकार सी चल रही थी। वह हर समय उदास और दुखी रहता, इधर-उधर घूमता या सोता रहता या लाइब्रेरी में बैठा पुराने अखबार देखता रहता था। इस समय वह खाने के पत्ते पर बैठा सोच रहा था। माँ उसे कुछ देर देखती रही, फिर बोली, मुझे तुम्हारे जैसे चेहरे से नफरत है। हर उस आदमी से नफरत है जो ऐसा चेहरा लिए पत्ते के सामने बैठता है। 10 दिन पहले विधवा हुई औरत का चेहरा भी तुमसे ज़्यादा खुश नजर आता है। उसने जवाब दिया, तुम ये सब बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई की बेटी से शादी करने से मना कर दिया है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। वह बड़ी भाग्यवान लड़की है और उसे बहुत अच्छा पति मिलेगा। रामू की माँ को उसका चिड़चिड़ा चेहरा पसंद नहीं था। ऐसा किसी का भी चेहरा उसे पसंद नहीं आता था। उसे उदासी अच्छी नहीं लगती थी। यह उसे असह्य थी। वह देर तक बोलती रही, तो लड़के ने कहा, अब बंद करो यह बकवास। माँ ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। बहुत जल्द अब मेरा बोलना बंद हो जाएगा। अब तुम मुझसे कहते हो बकवास बंद करो। यह नौबत आ गई है। मैंने तो सिर्फ यह कहा है कि मुझे खा लेने का वक्त दो। हाँ हाँ, अब तुम्हें काफ़ी समय मिलने लगेगा। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे पास समय ही समय हो जाएगा बेटा। रामू कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाता रहा। माँ कहने लगी, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि खाते समय तुम जरा ज़्यादा आदमी दिखाई दिया करो। यह खाना खाकर कैसे आदमी दिखा जा सकता है? क्या कहा? माँ चीख कर बोली, इतने अच्छे हो तो और आदमियों की तरह कुछ कमा कर लाओ।
पैसा फेंको और कहो कि क्या खाओगे। निकम्मे रहकर अच्छा खाना मांगते शर्म नहीं आती। खाना खत्म करके रामू चप्पल पहनने लगा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बाहर। सूखा सा जवाब देकर रामू दरवाज़ा छोड़कर घर से निकल गया। माँ का दिन का काम निपट गया था। उसने रसोई धो डाली थी, बर्तन मांजकर करीने से लगा दिए थे और छोटी सी झाड़ कोने में रखकर रसोई की खिड़की बंद कर दी थी। फिर दरवाज़ा बंद करके लालटेन हाथ में लेकर वह बाहर कमरे में आई। सड़क का दरवाज़ा चौपट खुला था। लड़के की लापरवाही से उसे गुस्सा आया। यह इतना गैर जिम्मेदार है कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया। यहाँ वह है कि रात दिन रसोई और घर की घिस घिस कर सफाई करती मरी जाती है। उसे यह सब नहीं चाहिए तो वही क्यों कर कर के मरती रहे। अब इतना बड़ा हो गया है कि जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझ सके। उसने अपना छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसमें से एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी का टुकड़ा निकालकर मुंह में रख लिया। उन्हें चबाते हुए उसे कुछ शांति का अनुभव हुआ। फिर दरवाज़ा उड़काकर जमीन पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। रामू कहाँ गया होगा, यह सोच सोच कर उसे परेशानी होने लगी। उठकर उसने चटाई लपेटी, बाहर आई और वहीं चटाई बिछाकर लेट गई। मन में भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दिया जिससे परेशानी कम हो। वह जपती जाती थी, सीताराम सीताराम, लेकिन अचानक राम का नाम भूलकर रामू का नाम लेने लगी। उसकी फिक्र फिर लौट आई थी। जाने से पहले उसने क्या कहा था, मैं जरा टहलने जा रहा हूँ, फिक्र मत करना, जल्दी लौट आऊँगा। नहीं, यह नहीं कहा था उसने। वह यह कहने वाला लड़का नहीं है। वह लड़का अपने आने जाने के बारे में कुछ बताता क्यों नहीं है। उसके इस व्यवहार से डर लगने लगता है। लेकिन उसकी अपनी जबान भी तो बड़ी कड़वी और गुस्सा बड़ा तेज है। खाने के समय उसने जो बातें कही वे अच्छी नहीं थी। जिंदगी में वह अपने इस स्वभाव से दुखी रही थी। उसे जब गुस्सा चढ़ता तो वह सब कुछ भूल जाती थी। वह जानती थी कि यदि वह कुछ कम बोलती तो उसका पति भी कुछ ज़्यादा साल जिंदा रह सकता था। रामू ने खाने के बारे में कुछ कहा था। कल से वह सब्जियां ज़्यादा बनाएगी और ज़्यादा ध्यान देकर खाना पकाएगी। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दूर कहीं 1 बजे का घंटा बजा। अरे 1 बज गया। वह जाग कर उठ बैठी और रामू रामू पुकारने लगी। उसे यह सोचते हुए डर लगा कि रामू ने क्या किया होगा। फिर उसे विश्वास हो आया कि खाने के समय उसके शब्दों को सुनकर रामू ने आत्महत्या कर ली होगी। वह बैठ गई और रोने लगी। रोना बढ़ता गया और हिस्टीरिया जैसा हो आया। भीतर भर रहे आंसुओं को निकालने के लिए आंखें बंद की तो कुकनहल्ली टैंक में रामू की लाश दिखाई देने लगी। उसकी धारीदार कमीज और मील की धोती गीली होकर बदन से चिपक रही थी। उसके चप्पल तालाब की सीढ़ी पर पड़े थे। चेहरा फूलकर कुप्पा हो गया था और पता नहीं चल रहा था कि किसका है। वह जोर से चीखी और उठकर खड़ी हो गई। फिर ओल्ड अग्रहार स्ट्रीट पर इधर से उधर तक दौड़ना शुरू कर दिया। सड़क खाली पड़ी थी। थोड़ी थोड़ी दूर तक बिजली की बत्तियां चमक रही थी। बहुत दूर एक तांगा खड़खड़ करता चला आ रहा था। तांगे वाला गाना गाता चल रहा था। तभी पुलिस वाले ने सीटी बजाई और वह चौंक कर रुक गई। उसे ख्याल आया कि यह उसकी कल्पना भी हो सकती है। हो सकता है रामू नाटक देखने गया हो जो सवेरे 3 बजे से पहले खत्म नहीं होता। उसने फिर तेजी से राम का नाम जपना शुरू कर दिया जिससे रामू के ख्यालात आने बंद हो जाएं। उसकी सारी रात बेचैन में बीती। वह सो जाती, फिर उठ बैठती, फिर आंखें लग जाती और जब जब घंटा बजता चौंक कर बैठ जाती। सवेरा हो गया, तीखी ठंड थी और 6 घंटा बजा। आंखों में आंसू भरे वह कुकनहल्ली तालाब की ओर चलने लगी। मैसूर शहर जागने लगा था। दूध वाले अपनी गायों को लिए धीरे धीरे जा रहे थे। म्यूनिसपैलिटी के भंगी लंबी लंबी झाड़ुएं लिए सड़कों की सफाई कर रहे थे। 1-2 साइकिलें भी उसके पास से गुजरी। वह तालाब पर पहुंच गई लेकिन पानी की तरफ देखने की हिम्मत न कर सकी। किनारे देखा तो पाया कि रामू एक बेंच पर पड़ा सो रहा है।
एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि कहीं यह उसकी लाश तो नहीं है। उसने उसे पकड़कर जोर से हिलाया और चीखी, राम। वह हिला तो उसे तसल्ली हो गई। राम उठकर बैठ गया और आंखें मलने लगा। बोला, तुम यहाँ क्यों आई माँ? तू यहाँ क्यों सो रहा है? मुझे नींद आ गई थी, उसने कहा। घर चलो। वह उसका हाथ पकड़कर चलने लगी, लेकिन वह तालाब की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं जरा हाथ मुंह धो लूं, रामू ने कहा। उसने रामू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, पानी के पास मत जाओ। रामू ने उसकी आज्ञा मान ली, यद्यपि उसे माँ का यह आग्रह अजीब सा लगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।